स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, हम देखते हैं कि जब भी देश के अंदर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सरकार ने अनाउंस किया कि कोई एक्सप्रेसवे बनने वाला है, तो हम उसे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हम अक्सर भूल जाते हैं कि उस एक्सप्रेसवे को बनाने से पहले वहाँ से काफ़ी लोगों को डिस्प्लेस किया गया होगा, काफ़ी लोगों ने अपनी ज़मीन को छोड़ दिया होगा। क्या सरकार ने उन लोगों को प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिटेट किया है? क्या सरकार ने उन लोगों को इनफ कंपनसेशन दिया है? ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है जिसे हम डिस्कस नहीं कर पाते। तो आज हम देखेंगे कि देश के अंदर जो ये अनप्लैन्ड तरीके से सिटीज़ बढ़ रही हैं, उससे क्या-क्या इकोलॉजिकल, क्या-क्या एथिकल कंसर्न निकल के आ रहे हैं। हम समझेंगे कि क्या देश को नए लैंड रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, और लैंड रिफॉर्म्स का अब हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे कि पहले-पहले देश में क्या हुआ था, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस और करंट लॉज़ क्या कहते हैं। तो आप देखेंगे इंडिया के अंदर आप देखोगे एक तरीके का कंसेप्ट निकल के आ रहा है, उसको बोलते हैं अर्बन स्प्रॉलिंग। आप देखोगे बाय 2030 यू कैन सी अराउंड 600 मिलियन इंडियंस दे आर एक्सपेक्टेड टू रिसाइड इन अर्बन एरियाज। अब आप देखोगे कि अर्बन एरियाज के अंदर जगह तो उतनी ही है, तो वो अनप्लैन्ड अनसिस्टमेटिक तरीके से अपने आप को स्प्रेड आउट कर रहे हैं। दिस इज नोन एज अर्बन स्प्रॉलिंग। जब अनप्लैन्ड अनरेगुलेटेड तरीके से एक्सपेंशन होता है सिटीज़ का इनटू विलेज लैंड, जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव के एरियाज़ हैं, वहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है। तो जो गांव के एरियाज़ हैं उनकी जो ज़मीन है उनका क्या, जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पर वो खेती कर रहे हैं, उसका क्या, उनके उनके फेयर कंपनसेशन का क्या, उनके रिहेबिलिटेशन का क्या, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो ये जो अर्बन स्प्रॉलिंग होती है, इसकी वजह से काफ़ी सारे आप देखोगे इकोलॉजिकल, एथिकल और पॉलिसी कंसर्न रेज होते हैं, जिनको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम देखेंगे कि अभी एक आर्टिकल के अंदर कुछ रीसेंट केसेस भी हमको देखने को मिले हैं, जहाँ पर ये केस हाईलाइट किया गया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो देवनाली प्रोटेस्ट है बेंगलुरु में, पुणे में भी प्रोटेस्ट हुआ था। तो ये प्रोटेस्ट हमें क्या क्या बताता है और हमें क्या क्या सीख मिलती है यहाँ से, जिसकी वजह से हमें नए लैंड रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या क्या कंसर्न है। जैसे हम इकोलॉजिकल कंसर्न की बात करें, जो आप GS पेपर 3 एनवायरनमेंट से भी कनेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली इस तरीके से आप अनप्लैन्ड तरीके से आप देखोगे, अगर अर्बन सिटीज़ अपने आप को बढ़ाती हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे फॉरेस्ट काटे जाएंगे, वहाँ के क्लाइमेट को भी काफ़ी नुकसान होगा। सो लैक ऑफ इकोसिस्टम, लॉस ऑफ इकोसिस्टम इज देयर। फॉरेस्ट होंगे, जो वेटलैंड होंगे, जो लेक्स होंगी, उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको हटाकर वहाँ पर रोड बनेगी, इनको हटाकर वहाँ पर बिल्डिंग बनेगी। ठीक है ना? तो आप देखोगे पूरी की पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है, पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है, वो डिस्टर्ब होता है। डेफिनेटली क्लाइमेट पे भी इम्पैक्ट आएगा। इस तरीके से अर्बन स्प्रॉलिंग अगर होती है, तो आप देखोगे जो एमिशंस ऑफ गैसेस निकलता है, ये भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। यू कैन सी ओवर हेयर, ये जो अर्बन स्प्रॉलिंग हो रही है, इसकी वजह से आप देखोगे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो आप देख पाएंगे, दैट इज 34% जो उसके अंदर डिक्लाइन आया है। अब ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल करता है। और अगर ये प्रोसेस नहीं हो पाती कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की, तो आप देखोगे इससे भी काफ़ी सारे क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज निकल के आते हैं। इसको अभी हम और डिस्कस करेंगे जब हम केसेस को देखेंगे कि ऐसा कहाँ पे हुआ है। डिज़ास्टर रिस्क भी आपको देखने को मिलेगा जब इन्रोचमेंट होगा फ्लड प्लेन्स का, वेटलैंड का, तो उसकी वजह से आप देखोगे अर्बन फ्लड्स भी आ सकते हैं, जैसे कि बेंगलुरु में आया भी था 2022 में। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। तो दिस इज़ आल्सो बिकॉज ऑफ द अर्बन स्प्रॉलिंग जो देश के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जो हो रही है अनप्लान्ड और अनरेगुलेटेड तरीके से। तो आप देखोगे ये सारे इकोलॉजिकल कंसर्न आपको देखने को मिलेंगे, एंड यू कैन मेंशन देम इन GS पेपर 3 एनवायरनमेंट। बट इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉलिसी कंसर्न्स भी हैं इसके अंदर। आप देखोगे गवर्नेंस सही तरीके से काम नहीं कर रही है। जैसे कि आप देखोगे जनरली जो प्रोजेक्ट होते हैं वो सेंटर के द्वारा अनाउंस कर दिए जाते हैं, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें, लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट। तो पुअर कोऑर्डिनेशन है बिटवीन अर्बन प्लानिंग एंड एनवायरमेंटल रेगुलेशन। कोई भी नेशनल लॉ लैंड कोई भी नेशनल लैंड यूज़ पॉलिसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। कोई भी कोहेरेंट बॉडी नहीं है जो इन सबको कंट्रोल करती है। हमारे पास जो रिहैब की जो मेजर्स हैं, जैसे कि आप देखोगे लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट है हमारे पास, जिसका लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर है। और स्पेशली इम्प्लीमेंटेशन आप देखोगे लैंडलेस लेबर्स के लिए आपको काफ़ी वीक देखने को मिलेगा। सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो किया जाता है, मतलब कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप किसी का लैंड ले रहे हैं, तो उससे उसके सोशल उसको क्या क्या इम्पैक्ट आएगा, उसको क्या क्या नुकसान होंगे, इसका पूरा का पूरा असेसमेंट करना और उसके बाद उसको फेयर कंपनसेशन देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका भी आप देखोगे काफ़ी वीक तरीके से रेगुलेशन होता है। तो आप देखोगे इकोलॉजिकल कंसर्न भी है, पॉलिसी कंसर्न भी है,
पेपर 2 पेपर 3 में भी आप मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आप देखोगे एथिकल कंसर्न भी आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को डिस्प्लेस कर रहे हैं, काफ़ी जगह पे आप देखोगे फेयर कंपनसेशन मिलता है, लेकिन काफ़ी जगह तो विदाउट कंसेंट उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। ऐसे भी केसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आप किसी की जगह से उसको बिना बताए विदाउट कंसेंट डिस्प्लेस कर रहे हो, डेफिनेटली इट इज़ नॉट एथिकल। ओके, लैंड इज एक्वायर्ड यू कैन सी फ्रॉम फार्मर्स विदाउट देयर कंसेंट। फ्री में अगर ले लिया, उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो इट इज एक्चुअली वायलेटिंग द कंसेप्ट ऑफ डिग्निटी, इट इज वायलेटिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ देयर ओन लैंड। जस्टिस और इक्विटी का कंसेप्ट भी आप देखोगे यहाँ पर डिस्ट्रॉय होता हुआ दिखेगा, क्योंकि अर्बन बेनिफिट की वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, प्रॉफिट की वजह से जो एलीट बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं, पैसा दिखाकर, कॉस्ट दिखाकर जो मार्जिनलाइज्ड और जो वल्नरेबल ग्रुप होते हैं उनसे लैंड को ले लेती हैं। उनको आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। इंटरजनरेशनल इक्विटी आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी फर्टाइल लैंड या फॉरेस्ट को आज बेकार करोगे, डेफिनेटली उनकी जो फ्यूचर जनरेशन होंगी, उनके जो अधिकार होंगे वो भी खत्म हो गए, क्योंकि लैंड तो आप देखोगे ट्रांसफर होता रहता है जनरेशन टू जनरेशन। तो इंटरजनरेशनल इक्विटी भी आपको देखने को मिलेगी, इट इज़ ऑल्सो वॉलेटिंग। तो इस तरीके से आप देखोगे अर्बन स्प्रॉलिंग की वजह से ये जो इशू है, ये एक सिर्फ एक डायमेंशन को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ये इम्पैक्ट करता है इकोलॉजी को भी, ये इम्पैक्ट करता है एथिकल भी, और ये बताता है कि हमारी पॉलिसीज़ के अंदर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसर्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। तो ये हमको डिस्कस करना है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी जो हमारी डबल धमाका सेल है, जहाँ पर आप अगर एक फाउंडेशन कोर्स लेते हैं तो उसके साथ आपको 2 फाउंडेशन कोर्स ऑलरेडी फ्री मिलेंगे अलग अलग लैंग्वेज में। मान लीजिए आपने हिंदी लैंग्वेज में लिया, तो इंग्लिश और हिंग्लिश का जो मिक्स होता है बैच, वो भी आपको मिलेगा एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में। आप अलग अलग लैंग्वेज में, कुछ बच्चे होते हैं जिसको हिंदी में लेक्चर देखना है, फिर इंग्लिश का कंटेंट देखना है, तो वो आप कर सकते हैं। ये 31 जुलाई तक आप देख पाएंगे, ये आपको मिलेगा। और ये सारे कोर्सेज पर डिस्काउंट इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा आप देखिए साइकोलॉजी का फाउंडेशन बैच जो है, उसकी कल लास्ट डेट है जुलाई बैच की, इसको हम एंड करने वाले हैं। और ये कोड लगाकर आप मैक्सिमम डिस्काउंट इसके अंदर ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी, कंप्लीट मटेरियल, कंप्लीट लेक्चर्स और कंप्लीट कंसेप्ट आपको मिलेंगे। PYQ का पूरा कवरेज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो इस बैच को भी आप हमारी एप्लीकेशन या हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं लेक्चर को देखते हुए। इकोलॉजिकल एथिकल पॉलिसी कंसर्न को देखते हुए हमने बात की कि अर्बन स्पॉलिंग क्या होता है। तो अर्बन स्पॉलिंग क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, एक्सपेंड कर रहे हैं अपने आप को। जितने भी आसपास के एग्रीकल्चर जोन आप देखोगे, अनरेगुलेटेड और अंडर प्लान तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे रियल एस्टेट मार्केट बहुत बढ़ रहा है, देखा होगा आपने, जो अर्बन सिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं आसपास के एरियाज़ में। तो रियल एस्टेट बढ़ता जा रहा है, अपने आप को एक्सपेंड करता जा रहा है। उसी तरीके से आप देखोगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, अब वो शहर तो उतने का उतना ही है, लेकिन लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन राइज होती जा रही है, अर्बन सिटीज़ में रहने वाले लोग ज़्यादा होते जा रहे हैं, और इस वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी अपने आप से बढ़ते जा रहे हैं। नंबर ऑफ एयरपोर्ट आप देखोगे, नंबर ऑफ SEZ जोन जो होते हैं, हाईवेज जो होते हैं, ओके। उसके अलावा वीक और एब्सेंट जोनिंग एंड लैंड यूज रेगुलेशन, ये तो आपको देखने को मिलेगा ही। जैसे कि कुछ सिटीज़ हैं जैसे बेंगलुरु और पुणे, यहाँ पर आप देखोगे रियल एस्टेट की वजह से जो फार्मलैंड है, फर्टाइल फार्मलैंड, उनको रीपर्चेस किया जाता है, ओके, स्पेक्यूलेटेड रियल एस्टेट बताते हुए। तो और प्रॉपर कोऑर्डिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो कोहेसिव प्लानिंग आप देखोगे, इसकी जो कमी है, इसकी वजह से काफ़ी सारे सोशल कॉन्फ्लिक्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल इनएफिशिएंसीज आपको देखने को मिलेंगी, और इनको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेंगे बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अर्बन स्प्रॉलिंग। एग्रीकल्चर लाइवलीहुड पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। अर्बन पॉवर्टी इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि फार्मर्स, डिस्प्लेस्ड फार्मर्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सिटीज विदाउट एडिक्वेट स्किल्स। अब अगर मान लीजिए अर्बन स्प्रॉलिंग होती है, गांव को आपने एक्वायर कर लिया, अब जो गांव के लोग हैं उनके पास जॉब नहीं है, वो कहाँ पर जाएंगे, वो इन्हीं अर्बन सिटीज़ में आएंगे। और अगेन आप देखोगे इन अर्बन सिटीज़ में आएंगे, उनके पास इनफ स्किल्स नहीं है, सेफ्टी नेट भी नहीं है, तो अगेन ये पूरी की पूरी साइकिल रोटेट होती रहेगी। तो आप देखिए कितना बड़ा पॉलिसी कंसर्न है। अगर आप किसी के लैंड को इलीगल या गलत तरीके से ऑक्यूपाई कर रहे हैं, उनको अगर इनफ कंपनसेशन नहीं दिया, उनके पास स्किल्स भी नहीं है, वो कुछ और काम भी नहीं कर सकते, और वापस से फिर वो अर्बन सिटीज़ में आएंगे, तो हो सकता है कुछ सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज भी हो जाएं। अर्बन स्ट्रक्चर पूरा तरीके से कोलैप्स हो चुका है, इकोलॉजिकल रिस्क बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो ये जो अनचेक अर्बन एक्सपेंशन है, अर्बन स्प्रॉलिंग है, इसके काफ़ी सारे नुकसान आपको देखने को मिलेंगे।
ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक केस स्टडी को हम देखते हैं जो मैंने आपको बताया था। तो देवनाली फार्मर प्रोटेस्ट आप देखोगे बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अभी यहाँ पे क्या हुआ, ये काफ़ी कंट्रोवर्सी निकल के आती है। करीब आप देखोगे 1777 एकड़ लैंड जो होता है, फार्मलैंड जो होता है, इट इज़ नोटिफाइड फॉर एक्विजिशन फॉर एन इंडस्ट्रियल जोन। ठीक है, अब लैंड सपोर्ट, अब ये जो लैंड था यहाँ पर मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर होता था, फैमिलीज काफ़ी डिपेंडेंट थी और सालों से ये काम चलता रहा था, लेकिन इसको इंडस्ट्रियल जोन के लिए नोटिफाई कर दिया गया। अब आप देखोगे ना ही कंपनसेशन सही मिला, ना ही प्रॉपर तरीके से रिहेबिलिट किया गया और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी फ्लॉड हो गया। तो सरकार भी देखोगे पॉलिसीज़ में काफ़ी इश्यूज है, पॉलिसीज़ और इंडस्ट्रियलिस्ट साथ में मिलकर इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं। तो आप देखिए कि इस तरीके की अनएथिकल प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेंगी और ये जो एक्सपेंशन है हमें लगता है कि काफ़ी अच्छा हो रहा है, लेकिन इस एक्सपेंशन की वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान हो रहा है, उसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे जो एनवायरमेंटल डिक्लाइन हुआ है पुणे में, जैसे पुणे भी अगेन इट इज़ आल्सो एक्सपेंडिंग, आप देखोगे 34% डिक्लाइन आपको देखने को मिलेगा कार्बन सिक्विस्ट्रेशन कैपेसिटी में, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का जो काम हो पाता है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन होता है वो कंट्रोल होता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। 13% डिक्लाइन मिलेगा आपको फ्लड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में, क्योंकि इन्वायरमेंट इकोसिस्टम पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका है, पूरी तरीके से वनिश हो चुका है। ठीक है, ग्रीन जोन जो होते हैं जैसे हिल्स हो गए, वेटलैंड हो गए, रिवर बैंक हो गए, दे आर आल्सो रैपिडली कन्वर्टेड इनटू बिल्ट अप एरियाज, जिसकी वजह से अर्बन हीटलैंड बनते जा रहे हैं, फ्लड की रिस्क और ज़्यादा बढ़ती जा रही है, एयर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, इकोसिस्टम पूरी तरीके से आप देखोगे एनवायरमेंटल को लेकर तो कितने सारे इश्यूज़ हैं। और हम कहते हैं कि पॉलिसी में दिक्कत है, हम भूल जाते हैं कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है इतनी हाई स्पीड से विदाउट प्लानिंग, ये भी कितने सारे इश्यूज़ को राइज करता है। जो हमें देखने में चीज़ें अच्छी लगती हैं, उन देखती हुई चीज़ों में कितनी छुपी हुई कंसर्न्स हैं जिनको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो तो केस स्टडीज़ हैं ये हमें बताती हैं कि क्या क्या दिक्कतें हैं, और इसी वजह से आप देखोगे इंडिया में नए लैंड रिफॉर्म्स की आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब लैंड रिफॉर्म्स की अगर हमने बात की है, तो अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो आप देखोगे इंडिया के जो लैंड कॉन्फ्लिक्ट हैं ये अभी के नहीं है, बहुत पुराने हैं। कॉलोनियल में आप देखोगे जैसे प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश रूल, ज़मींदारी सिस्टम होता था, रैयत वाली सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम था, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है ना, उसके बाद आप देखोगे पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम आते हैं, जनरली क्या होता है, एवोल्यूशन हो जाता है ज़मींदारी का 1950s में, लैंड होल्डिंग्स पर सीलिंग लगा दी जाती है, काफ़ी सारे टेनेंसी रिफॉर्म भी आते हैं। ओके, होल्डिंग्स को कंसोलिडेट कर दिया जाता है पंजाब हरियाणा में, जो सक्सीड भी हुआ था काफ़ी स्केल में। तो ये पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने कुछ लैंड रिफॉर्म्स मेजर्स लिए थे। उसके बाद एक और फेस निकल के आता है आफ्टर 1991, जब एलपीजी रिफॉर्म्स आते हैं। उसके बाद आप देखोगे जो रियल एस्टेट का ग्रोथ शुरू हो जाता है, स्पेक्यूलेटिव टूल फॉर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का बनना शुरू हो गया, हाईवेज का बनना शुरू हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बनना शुरू हो गया, और यहाँ से आप देखोगे थोड़ी बहुत गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी। जो लैंड एज अ मीन ऑफ लाइवलीहुड समझा जाता था, इक्विटी समझा जाता था, वो जो गोल था वो पूरी तरीके से थोड़ा आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा। यहाँ से एक्सपेक्टेशन आपको बहुत ज़्यादा इन द फॉर्म ऑफ अर्बन स्पॉलिंग देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर हम प्रेजेंट से इसको लिंक करने की कोशिश करें, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जो वीक इनकम्प्लीट लैंड रिफॉर्म्स की वजह से आपको परेशानी में देखने को मिलेंगे। ईस्टर्न यूपी में कॉन्फ्लिक्ट है, उड़ीसा में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि वहाँ पर इनएडिक्वेट लैंड रिकॉर्ड्स हैं, और उसकी वजह से ये सारी की सारी दिक्कतें निकल के आती हैं। लैंडलेस टीनेंट्स और शेयर्ड क्रॉपर्स हु वर नेवर रिकॉर्डेड ऑफिशियली। ओके, तो लैंड रिकॉर्ड को सही तरीके से मेंटेन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पता ही नहीं होता काफ़ी केसेस में कि लैंड है किसका, और जब रिकॉर्ड नहीं होगा तो आप कैसे कर पाओगे। इसी वजह से हम बात करेंगे कि इंडिया को ज़रूरत है न्यू जनरेशनल लैंड रिफॉर्म्स की, क्योंकि जो पुराने फ्रेमवर्क हैं वो आउटडेटेड हो चुके हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस आप देखोगे जितने भी रिफॉर्म्स आए थे वो सारे के सारे आउटडेट हो चुके हैं, वो करंट के इश्यूज़ को डिस्कस नहीं कर पाते। करंट के इश्यूज़ कौन से हैं? अर्बन स्पॉलिंग वाले, अर्बनाइजेशन वाले, जिस तरीके से अर्बन सिटीज़ अपने आप को अनप्लान तरीके से बढ़ा रही हैं, दिस इज़ द करंट इश्यूज़। ठीक है, तो ये एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से प्रेशर आ रहा है अर्बन सिटीज़ के ऊपर, उनको एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब चीज़ें पहले के फ्रेमवर्क में है नहीं। तो फ्रेगमेंटेड गवर्नेंस आपको देखने को मिलेगी, जो हमने बात भी की थी कि लैंड इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ओके, बट अर्बन ग्रोथ, एनवायरनमेंट, ये आर सेंट्रली ड्रिवन सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आप सेंट्रल स्टेट का डिस्प्यूट, फंड को लेकर जो डिसम्बर्समेंट होता है उसको लेकर इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। स्टेक होल्डर्स को हम इंक्लूड करते नहीं हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, जो लीडर्स होते हैं, इनके बारे में भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा इन सबको अपडेट करना पड़ेगा, जितने भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, जितनी भी ओनरशिप है उसको क्लैरिटी से बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है उसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। जो जीआईएस बेस्ड मैपिंग हमने शुरू की भी है, सैटेलाइट वेरिफिकेशन की हेल्प से, ड्रोन की हेल्प से प्रॉपर तरीके से हमें सारे के सारे लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको अलग बताएंगे, इकोलॉजिकल फॉरेस्ट वेटलैंड अलग बताना, और इस तरीके से प्रॉपर विद द हेल्प ऑफ डिजिटल इंडिया की हेल्प से हमें ये सारी की सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जो लैंड गवर्नेंस को लेकर बातें होती हैं, लोकल जो पंचायत होती हैं इनको भी हमें एम्पावर करना पड़ेगा। कम्युनिटी लैंड बैंक्स को और इनकरेज कीजिए। एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को और मैंडेट और प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ मेजर्स हैं जिसकी वजह से आप देखोगे हम अपने जो लैंड रिफॉर्म्स हैं उसको बेटर कर सकते हैं, लोगों को सही तरीके से कंपनसेशन करके रिहेबिलिट कर सकते हैं। इसके अलावा एक लैंड वैल्यू कैप्चर का भी कंसेप्ट निकल के आता है। तो ये क्या होता है, यूज एलबीसी टू फंड अफोर्डेबल हाउसिंग्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये एक लैंड वैल्यू कैप्चर इंस्ट्रूमेंट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन पब्लिक प्रोजेक्ट रेस नियर बाय लैंड वैल्यूज द गेन मस्ट बी शेयर्ड। ओके, तो इस तरीके से शेयरिंग बेसिस पर जाकर उस फंड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। तो इस तरीके के इनोवेटिव अप्रोच को लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखोगे इसको लेकर ये कुछ कमिटीज़ हैं जो बनाई गई हैं, इन कमिटीज़ को भी आप नज़र डाल सकते हैं, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट होंगी। जैसे कि आप देख पाएंगे बंदोपाध्याय कमेटी है, नीति आयोग लैंड लीजिंग मॉडल एक्ट है, कमिटी ऑन स्टेट एग्रीगियन रिलेशनशिप है, फॉरेस्ट राइट एक्ट इम्प्लीमेंटेशन पैनल हो गया। तो ये कुछ कमिटीज़ हैं जिसको लेकर बनाई गई थी। और कुछ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करें तो ब्राज़ील आप देखोगे वहाँ पर पार्टिसिपेटरी लैंड यूज़ जोनिंग सिस्टम होता है। वियतनाम लैंड यूज मास्टर प्लानिंग इंटीग्रेटेड विद क्लाइमेट सेपरेशन एडप्टेशन। साउथ कोरिया और रवांडा में भी आप देखोगे फुली डिजिटल टेक्नोलॉजी की हेल्प से उन्होंने सारे लैंड रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं। इवन जेंडर इक्विटेबल लैंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी है वहाँ पर। तो ये जो देश हैं इनकी हेल्प लेकर भी हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आएगा कि ये इशू पूरा क्या है। जो LERR है इसको भी एक रेफरेंस की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसी से रिलेटेड है, जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हमें फेयर कंपनसेशन देना है। ये लिखा हुआ है लेकिन ये सही तरीके से इम्प्लीमेंट होता नहीं है। तो इस तरीके से लैंड रिफॉर्म्स को एक होलसम तरीके से समझना पड़ेगा, इसमें काफ़ी सारे सुधार हमको लेके आने पड़ेंगे। ओके, तो इंडिया नीड्स नॉट जस्ट लैंड एक्विजिशन बट अ लैंड गवर्नेंस विजन्स रूटेड इन जस्टिस, सस्टेनेबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन। दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आई होप आपको एक टॉपिक पूरी तरीके से एंड टू एंड समझ में आया होगा। ऐसी और अपडेट लेने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। इस पर एथिक्स और साइकोलॉजी रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।